लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज चल रहा है और कुछ ही घंटों की वोटिंग बाकी है। उसके बाद में लगभग 90% लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका होगा, यानी कि 486 के लगभग सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में पैक हो चुका होगा। लेकिन अब इन 6 चरणों में या 7 चरणों के बाद में जब परिणाम सामने आएगा तो कौन सी पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसे लेकर पहले चरण से या चुनाव के पहले से जो परिस्थितियां बनती है, चर्चाएं होती है, उनमें चरण दर चरण बदलाव आता रहता है और यह हर चुनाव में होता है। और इस बार चूंकि चुनाव इतना लंबा चला है, लगभग 44 दिन का सिर्फ चरणों में मतदान हुआ है और आचार संहिता का भी पीरियड इसमें जोड़ दें तो यह लगभग 2 महीने लंबा थकाऊ चुनाव रहा है हिंदुस्तान का पहली बार। अब बात करें कि दावे किसके मजबूत रहेंगे, किस पार्टी की क्या परिस्थिति रहेगी, तो सबसे पहले दावे बीजेपी के हैं। अब की बार 400 पार यह शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे यह शुरुआत जब धीरे धीरे चरण समाप्त होने लगे मतदान के, उसके बाद में अब की बार 400 पार का नारा धीमा पड़ा और उसके बाद में भाजपा बहुमत लेकर आएगी, यह बात आई। और उसके बाद में एनडीए का बहुमत आएगा और एनडीए सरकार बनाएगी। यह बातें भाजपा के स्टार प्रचारकों से आपने सुनी होगी मंचों पर 5वें और 6ठे चरण के आसपास में आते आते। यानी कि कुल मिलाकर जब जो पार्टी 400 का दावा करे और फिर 5वें 6ठे चरण में आने तक वह कह दे कि उनके गठबंधन की सरकार बनने वाली है, यानी कि उन्हें अपनी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से नजर आने लगती हैं कि वे किस परिस्थिति में आने वाले हैं। अब बात करें वास्तविकता की कि कुल मिलाकर क्या परिस्थिति रह सकती है। मोटा मोटा एक आइडिया लगाया जाए तो पूरे देश की कुछ सीटें अलग अलग राज्यों से जो है, जहां भाजपा मजबूत है, कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत है, कहीं अन्य दल मजबूत हैं, उन सब का अगर हिसाब किताब निकालें तो अलग अलग जोन में बांटकर आराम से वह समझा जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे पत्रकारों से देश भर में बात करने के बाद, कुछ लोगों के आइडिया लेने के बाद, कुछ जो लोग अलग अलग प्रदेशों के हैं उनसे चर्चा करने के बाद में एक मोटा मोटा सा आकलन निकालने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां क्या बन सकती है। हालांकि अंतिम परिणाम जब 4 जून को आएगा स्पष्ट तो उसी दिन होगा, लेकिन एक चर्चाएं जो अलग अलग चरणों में निकलकर आती हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में भाजपा की स्थिति क्या रह सकती है इन चुनावों में। तो इसे देखने के लिए मैंने दक्षिण, पश्चिम और मध्य, इसके अलावा उत्तर और पश्चिम तथा नॉर्थ ईस्ट के जो बड़े प्रदेश हैं उनको लेकर एक मोटा मोटा कोशिश करी है आपको समझाने की। तो सबसे पहले दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के 5 राज्यों की बात करें तो दक्षिण के 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 5 प्रदेश हैं और इन 5 प्रदेशों में कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें आती हैं। इन के अलावा अगर पश्चिम की और मध्य भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 139 सीटें आती हैं। और इसके अलावा बात करें तो उत्तर और पश्चिम मिला के तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 119 लोकसभा सीटें होती है। और फिर बिहार, बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा को मिलाया जाए तो यह कुल मिलाकर 131 लोकसभा सीटें होती है। यानी कि ये जो 4 हिस्सों में मैंने बांटा है उसमें कुल मिलाकर 518 सीटें लोकसभा की कवर होती है। इसके अलावा बाकी छोटे प्रदेश जिनमें 1 या 2 सीटें हैं उनकी चर्चा नहीं की है। तो अब इन 518 सीटों में क्या स्थिति बन सकती है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो उस चर्चा में सबसे पहले हम दक्षिण से शुरू हों, क्योंकि दक्षिण में सबसे पहले चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी थे, कर्नाटक है, यहां चुनाव पहले हुए हैं। तो उनकी बात की जाए तो 129 सीटों में से भाजपा के पास कर्नाटक में सर्वाधिक 25 सीटें थी, वहीं तेलंगाना में थी। इसके अलावा दक्षिण में भाजपा के पास कुछ भी नहीं था।
अब इस बार क्या बदल जाएगा? सबसे पहली स्थिति तो यह कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी पिछले लोकसभा चुनाव के समय, और अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है, और मुद्दा रेवन्ना का जो आया है वह इस चुनाव में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा असर डालेगा। यह तय है, कोई माने या ना माने। तो यानी कि 129 सीटों में बात करें तो कर्नाटक में भाजपा को लगभग आधी सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं तेलंगाना में पिछली बार से भाजपा अगर बराबर भी रह जाती है तो अन्य जो बाकी प्रदेश बचे हैं उनमें आंध्र प्रदेश में समझौते के बावजूद भाजपा खाता खोलने की स्थिति में आ जाए, यह देखना सबसे बड़ी बात होगी। यानी कि इन 129 सीटों में भाजपा को लगभग पिछली बार के मुकाबले नुकसान ही होने वाला है, और लगभग इन 5 प्रदेशों में भाजपा सबसे कमजोर रहने वाली है। इन 129 सीटों में इनमें भाजपा के हिस्से में 17-18 सीटें आने का अनुमान है। इसके अलावा अब बात करें हम महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया रहा है 2014 में, 2019 में, जिनमें राजस्थान और गुजरात में तो क्लीन स्वीप भाजपा का रहा था। लेकिन चूंकि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदला है, ऐसे में राजस्थान और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेश होंगे जहां भाजपा पिछली बार का अपना प्रदर्शन किसी भी स्थिति में दोहराती नजर नहीं आ रही है। यानी कि राजस्थान में स्पष्ट तौर पे जो नजर आ रहा है उसमें 8 से 9 सीटों का नुकसान तो भाजपा को होगा ही होगा। वहीं गुजरात में 3 से 4 सीटों पर इस बार आप और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास पिछली बार सिर्फ 2 सीटें थी, इस बार कांग्रेस 3 सीटें जीतती नजर आती है या मजबूत बताई जाती है। वहीं महाराष्ट्र में 23 सीटें अकेले भाजपा के पास थी, और उद्धव जब शिवसेना के प्रमुख थे, अकेली शिवसेना थी, तो 18 सीटें उनकी, यानी कि 41 सीटों पर एनडीए का दबदबा था। इस बार स्थितियां बिल्कुल उलट है। शिवसेना का बंटवारा हो गया, एनसीपी का बंटवारा हो गया, लेकिन महाअगाड़ी गठबंधन है उसका बंटवारा नहीं हो पाया, और इसका फायदा जहां इंडिया गठबंधन को होगा और एनडीए को इसका नुकसान होगा। ऐसे में महाराष्ट्र में लगभग आधी सीटें दोनों गठबंधन में जाएगी, यानी यहां भी भाजपा को नुकसान होना तय है। यानी कि इन प्रदेशों की बात करें 139 सीटों की, सारा नुकसान होने के बावजूद भाजपा लगभग 80 से 85 सीटों पर मजबूत रहेगी, जैसा अनुमान सब लोगों की चर्चाओं के बाद में लग रहा है। इसके बाद आप आइए भाजपा के और स्ट्रॉन्ग होल्ड क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। हिमाचल की सभी सीटें भाजपा के पास, दिल्ली की सभी सीटें भाजपा के पास, हरियाणा की सभी सीटें भाजपा के पास, और उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की 64 सीटें। यानी कि अधिकांश सीटें भाजपा के पास थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो भी परिस्थितियां बनी है, एक तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन होना और बसपा का कमजोर होना भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होता लग रहा है, और कांग्रेस 1 या 2 नहीं, लगता है कि 5 से 7 सीटों पर इस बार गेन कर सकती है, और समाजवादी पार्टी भी 15 सीटों के आसपास मजबूत नजर आती है। यानी कुल मिलाकर जो पिछला आंकड़ा एनडीए का 64 का है उस पर ठहरना इस बार संभव नहीं होता। इसमें नुकसान भाजपा का निजी तौर पर हो रहा है, गठबंधन में तो बहुत मजबूत इनके पास में सहयोगी नहीं है, इसलिए नुकसान जो उत्तर प्रदेश में होगा वह निश्चित तौर पर भाजपा का होगा। वहीं हरियाणा और दिल्ली चूंकि तमाम सीटें भाजपा के पास थी, क्लीन स्वीप था, लेकिन इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं है बिल्कुल भी, और इन परिस्थितियों में नुकसान भाजपा का होना है। इसके बावजूद भाजपा इन 119 सीटों में से लगभग 67 से 70 सीटों के आसपास मजबूत दिखाई देती है। यह सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाओं की बात है दो भाजपाओं। अब आप आइए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में बराबर की लड़ाई नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद
भाजपा अगर पिछली बार की सीटें बचाने में कामयाब हो गई तो यह बहुत बड़ी जीत होगी तमाम मुद्दों के बावजूद, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जमकर वोटिंग हो रही है उसका असर परिणामों पर नजर आना है। वहीं बिहार में एनडीए के पास में पिछली बार 40 में से 39 सीटें थी और एक भी राजनीतिक प्रेक्षक इस बार दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि भाजपा फिर से पुरानी स्थिति में बिहार में रह सकती है या एनडीए रह सकता है। यानी कुल मिलाकर लगभग 10 से 12 सीटों का नुकसान एनडीए को सिर्फ बिहार से होने वाला है। हां, भाजपा के लिए अगर अच्छी खबर हो सकती है तो वह उड़ीसा से 2-3 सीटें गेन करने की हो सकती है, लेकिन संबित पात्रा का एक बयान पिछले दिनों आया था जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री मोदी से कमजोर बता दिया, या मोदी के लिए कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। इसका असर निश्चित तौर पर वहां की आज हो रही वोटिंग पर नजर आएगा। अगर वहां भी गेन भाजपा कर लेती है इसके बावजूद तो वह गेन बहुत बड़ा नहीं है। वहीं आसाम में भाजपा की बहुत मजबूत स्थिति रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियों में बदलाव है। भाजपा को नुकसान तो हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं, 2 सीटों के आसपास भाजपा इस बार पिछली बार से कम रहेगी। और यहां जो ये सीटें 131 है, इनमें लगभग 50 से 55 सीटों पर भाजपा मजबूत रह सकती है। यानी कि कुल मिलाकर इन 518 सीटों का गणित देखा जाए तो भाजपा लगभग 215-210 सीटों के आसपास जीतने की स्थिति में है। अब बाकी बची जो सीटें बचती है 518 के अलावा 25 सीटें बचती है जो 1-1, 2-2 छोटे-छोटे प्रदेशों में है। उनमें से भी अगर भाजपा का गणित लगाया जाए तो वह गणित 10 से 12 सीटों का और आता है। यानी कि बहुत जोर लगाने के बाद, सब तरफ से बात करने के बाद भाजपा का गणित कहीं ना कहीं जाकर 250-230 के आसपास आकर अटकता दिख रहा है। यह परिस्थितियां इन 518 और अलग अलग प्रदेशों को बांट के मैंने आपको बताई है। हो सकता है मेरे आकलन से, मैंने जिन लोगों से बात की उनके वजह से जो आकलन निकला है, राजनीतिक प्रेक्षकों से बात हुई है, बहुत सारी जगह अलग अलग प्रदेशों के लोगों से मैंने बात करने की प्रयास किए, जो भी मेरी जानकारी आई उसके हिसाब से मैंने जुटाया। बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन गणित कुल मिलाकर इसके आसपास रहता दिख रहा है। बाकी एक फेज अब 1 तारीख को होगा और उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे, अलग अलग माहौल होगा, लेकिन असली परिणाम तो 4 जून को आएगा और स्थितियां उसी दिन क्लियर होगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार भाजपा या एनडीए को बहुमत के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नजर आता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।